ये स्पेशल क्रिकेट रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। मैं हुमायूं हूं SHQ रेडियो एक्टिव पे। और ओवल टेस्ट खत्म हो गया, मैनचेस्टर टेस्ट शुरू हो जाएगा और उसके बाद खेल के मैदान से होगा। तो तब अगर ओवल टेस्ट डिस्कस करें हम तो लेट हो जाएगा। आज ओवल टेस्ट डिस्कस करेंगे। पाकिस्तान की टीम जो T20 आलमी कप के लिए उन्हें अनाउंस किया वो डिस्कस करेंगे हम। क्योंकि ओवल टेस्ट में इंग्लैंड टॉस जीत के इंडिया को बैटिंग कराता है। किस वजह से? विकेट ग्रीन नहीं है, बादलों की वजह से। जब भी ऐसा फैसला लिया गया है कि क्लाउड कवर की वजह से सिर्फ एक इनिंग का सोच के आपने दूसरी टीम को खिलाया है, नतीजा हक में नहीं निकला है। यही एक वजह थी। अब चलिए 191 पे तो भारत की टीम आउट हो गई, लेकिन 127 पे 7 थे जब शार्दुल ठाकुर आते हैं और उमेश यादव के साथ उनकी पार्टनरशिप जमती है। और 191 130 या 50 से बहुत बेहतर स्कोर हो जाता है। इंग्लैंड से उम्मीद है कि इंग्लैंड बड़ी लीड लेगा, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं है। बहुत फ्रेजाइल बैटिंग लाइनअप है। एक बैट्समैन के इर्द गिर्द घूमती है। 25 से 30-32 एवरेज है टॉप बैट्समैन की 70 टेस्ट मैच खेल के। हर एक की 50 नहीं होती, 40 तो हो सकती है, अच्छी एवरेज मानी जाती है आज के दौर में, जब लगातार टेस्ट खेले जाते हैं, जब फॉर्म कंटिन्यू हो सकता है। उसके बाद सिर्फ 99 रन की लीड इंग्लैंड की टीम लेती है। इस लीड में एक मेजर कंट्रीब्यूशन है वोक्स का और एंडरसन का, क्योंकि आखिरी विकेट पे 35 रन बनते हैं। स्कोर थोड़ा ठीक है, लेकिन जब पहले इंसान दूसरी टीम को खिलाए इस इरादे से कि मुझे इनको जल्दी आउट करना है और मैच में आगे जाना है, तो लीड 200 तक की होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर हो तो ज्यादा बेहतर है। 99 की लीड कुछ नहीं है खास। और मैं पिछले कई सालों से कहता आया हूं, थर्ड इनिंग्स मेक और मार अ टेस्ट मैच, एंड इंडिया मेड अ टेस्ट मैच ऑफ इट इन थर्ड इनिंग्स। इंडिया ने दूसरी बारी शुरू की, थोड़े पॉजिटिव थे पहले के मुकाबले और ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिला। उसके बाद पुजारा भी थोड़ा तेज खेले, एक एंड से रोहित शर्मा लगे रहे, स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ा। कोहली ने भी कंट्रीब्यूट किया दोनों इनिंग में। हम कहते हैं फेल हो रहे हैं, पिछली 4 इनिंग में 2 40s हैं और 2 50s हैं। उनके लेवल के स्कोर नहीं है, लेकिन रन बनाने शुरू हो गए। थोड़ी कैरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन रन बनाते हैं। तो धीरे धीरे इंडिया का कमबैक होता रहा। लेकिन जब इकट्ठे रोहित शर्मा, रहाणे और कोहली गिर गए, यह दरवाजा खुला था इंग्लैंड के लिए वापस आने का। लेकिन यहां क्योंकि रूट चूक गए और उनकी कैप्टनशिप में यह बारहा होता है कि वो पोजीशन का एडवांटेज नहीं ले पाते हैं और टीम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नीचे आ जाती है। उसके बाद जो इंडिया के बाकी बैट्समैन थे उनने लगातार रन बनाए। अगर आप देखेंगे, पंत का 50 है, शार्दुल ठाकुर का 60 है, उमेश यादव के रन है, बुमराह के रन है, आखिरी विकेट पे रन है। कुछ इंग्लैंड को समझ नहीं आया क्या करना है, कुछ समझ नहीं पाए रूट। इंडिया ने अच्छी पॉजिटिव बैटिंग की, बड़ी बात है, सही बात है। लेकिन इंग्लैंड जो अपनी परसेंटेज बॉलिंग कर रहा था, एक लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था और बैट्समैन को फोर्स कर रहा था, यू स्कोर रन्स नाउ और वी टेक योर विकेट, वो भूल गए। उस टाइम पे ज्यादा अटैक हुआ, ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हुई और इंडिया की टेल लीड बहुत दूर ले गई। 368 नहीं बनते नॉर्मल कंडीशंस में, 368 नहीं बनते अच्छी टीमों से। ये नहीं बनते थे आज से 50 और 40 साल पहले भी लास्ट इनिंग में। आज का तो चांस ही नहीं है। 368 इंग्लैंड स्कोर करेगा विद 1 बैट्समैन ऑफ कैलिबर इन द टीम। उसके बाद इंग्लैंड का स्टार्ट हुआ अनयूजुअली गुड, 100 की पार्टनरशिप ओपनिंग, और बाकी सारी टीम साउथ से थोड़े ऊपर में 10 खिलाड़ी उसके बाद उड़क गए। क्या मल्हान का रन आउट एक टर्निंग पॉइंट था, लेकिन हसीब हमीद तो सरवाइव ही कर रहे थे ना। अगर आप देखेंगे हाफ वॉलिस को भी वापस ही खेल रहे थे ना। जितनी देर में उन्हें वो 61 रन बनाए कुछ, उतनी देर में वो 100 रन बना सकते थे। लेकिन ओवर डिफेंसिव अप्रोच रहा उनका, उससे कभी भी ऐसा नहीं हो कि इंडियन जो बॉलिंग थी वो प्रेशर में आई। अब हम आखिरी दिन पे आते हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि मैंने कहा था खेल के मैदान से में चौथे दिन के लंच पे, अगर 270 इंडिया लीड ले लेता है तो सिर्फ इंग्लैंड हार सकता है। दे हैव टू प्ले फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ डिफेंडिंग, और पता था कि अब इंग्लैंड जीत नहीं सकता है।
कुछ लोगों ने कहा इंग्लैंड जीत जाएगा, कुछ खुशफहमी, और कुछ ऐसा भी है कि आपको अंडरस्टैंडिंग गेम की कम है, आप तारीख कम जानते हैं, आपने समझा कम है खेल को। तो आपने अभी एक कमेंट किया, साथ में बदल दिया, आधे घंटे बाद दूसरे दिन उसकी बात ही नहीं की, तीसरी चीज की। ये सारे सिनेरियो में होता है दुनिया के कि you turn back on your words and you take people in another direction hoping they forget what I had said earlier. People don't forget it. तो उसमें अब इंग्लैंड का आखिरी दिन देखिए, 77 फॉर नो लॉस है, टीम मैदान में आई, 27 ओवर अगले हैं, उनमें 54 रन बनाती है टीम। बॉलिंग ठीक है, लेकिन ठीक है आप विकेट खोना नहीं चाहते, बट यू आर सर्वाइविंग ओनली, जस्ट सर्वाइविंग। और इस अप्रोच में यू टेंड टू लूज। सर्वाइविंग के अप्रोच में आप इनिंग कैरी नहीं कर सकते, और जब भी कोई आउट होगा स्कोर आगे नहीं बढ़ा होता, आप स्टैग्नेंट होते हैं, और वही हो गया। 100 पे नो लॉस, 204-5 कुछ टीम लुढ़क गई, 8 विकेट में 210 के आसपास टीम लुढ़क गई है। उतना ही स्कोर में बाकी 10 खिलाड़ी आउट हो गए। लंच और टी के दरमियान 26.1 ओवर हो गए, 62 रन बने और 6 विकेट गिरे। मैच से पहले 2 गिरे, 8 विकेट हो गए। तो इंग्लैंड के बैट्समैन को हुआ क्या, पोप एंड बेयरस्टो वर ऑल आउट बाय दिस सिचुएशन। लग रहा था उनको पता नहीं हम कहां आ गए हैं, क्या करना है पता नहीं है। और बुमराह ने जो 6 ओवर 3 मिनट 6 रन और 2 विकेट की स्पेल की, उसने कमर तोड़ दी इंग्लैंड की। और बुइनेली को देखिए अब कैसे आउट हो गई। लेफ्ट आर्म स्पिनर क्राफ्ट से बॉल अंदर ला रहा है और 2.5 फुट आगे बैट है, पैड के ऐसे बॉल को मिलने गया है। वेट करते तो बॉल यहां से निकल जाती है, थाई को लग के चली जाती। कुछ पता नहीं सिचुएशन में क्या करना। रूट वनडे शॉट पे आउट हो गए। वनडे में ऐसा होता है, करते रहते हैं लोग, तो उसी वे रूट आउट हो गए। सही बात है, लेकिन क्रेडिट टू इंडियन बॉलिंग डेफिनेटली, जिसने इंग्लैंड को ऊपर चढ़ने नहीं दिया, पहली बात। और क्रेडिट टू कोहली फॉर हैंडलिंग बॉलिंग ब्रिलियंटली, नोइंग फुल्ली वेल ही हैज कमिटेड अ ब्लंडर बाय ड्रॉपिंग अश्विन। उसके बावजूद इसे बॉलिंग हैंडल उन्होंने की, बहुत बेहतरीन तरीके से बॉलिंग हैंडल की, चेंजेस बहुत अच्छे किए, फील्ड प्लेसिंग बहुत अच्छी रखी। पता है कि शास्त्री आइसोलेशन में थे और पूरा थिंक टैंक जो बाहर बैठता है वो आइसोलेशन में था, वो मैदान में नहीं थे। तो क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस, सीरियसली क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया, वेयर इंडिया वन द मैच एंड इंग्लैंड लॉस्ट द मैच। फर्स्ट इनिंग में 65 उमेश यादव और शार्दुल ठाकुर के पार्टनरशिप, सेकंड इनिंग में पंत की पार्टनरशिप शार्दुल ठाकुर के साथ। दोनों इनिंग में शार्दुल ठाकुर का स्कोर, और 3 ही विकेट मैच में लिए, लेकिन क्रूशल विकेट। दूसरी इनिंग में बर्न्स और रूट का, बर्न्स 50 पे थे, रूट तो है टॉप बैट्समैन, मगर मैन ऑफ द मैच एज यूजुअल बैट्समैन। अगर वो रन ही ना बनाते तो ऐसा है कि फिर ये नहीं हो पाता। जैसे लॉर्ड्स में राहुल 8 विकेट सिराज के, राहुल मैन ऑफ द मैच। यहाँ शार्दुल ठाकुर का 15 ईच इनिंग 3 विकेट्स, मैन ऑफ द मैच, अगेन अ बैट्समैन। यानी अगर वो बिल्ड नहीं करते, अगर उन्हें 100 अपनी सेंचुरी से 127 से बिल्ड किया, तो मैच में 110 रन तो शार्दुल ठाकुर ने भी बनाए, तो उन्हें कुछ बिल्ड नहीं किया। लेकिन दस्तूर है क्रिकेट का ऐसा कि बात कमेंट्री में बैट्समैन की, विकेट नॉर्मली बैट्समैन के लिए, कंडीशंस बैट्समैन के लिए, सोचना बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनाम बैट्समैन को। इसी ओवल के विकेट पे मैं कह चुका हूँ, 13-14 विकेट लेके डेड विकेट पे माइकल होल्डिंग को मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, डबल सेंचुरी के लिए विवियन रिचर्ड्स को मिला। तो ये तो होता है क्रिकेट में। अब व्हाट डज इंडिया टेक टू मैनचेस्टर? पहली बात लीड, दूसरी बात सिराज शायद ना हो नेक्स्ट मैच में, अश्विन, और अगेन इस सीरीज का जो हाल है, इंग्लैंड फिर से अगला मैच जीत के सीरीज ड्रॉ कर सकता है। इस सीरीज में ऐसे ही चल रहा है, एक दिन एक टीम बहुत अच्छी है, एक दिन बहुत बुरी। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग का जो हाल है, जो वो डिमोरलाइज बैटिंग है, वो कैसे बड़ा स्कोर करेगी, और जब रूट 150 रन नहीं बनाएंगे तब स्कोर करेगी, दिस अनइमेजिनेबल, हम समझ नहीं पाते। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जहां लीड लेनी थी वहां इंग्लैंड के बैट्समैन कुछ हैं जिनने, चाहे पोप हो चाहे मोइन अली हो, उन्हें विकेट थ्रो किए और इंडिया ने कैश किया। सो ऑल क्रेडिट टू कोहली एंड हिज मैन। बात है दूसरी खबर जो आपको इंटरेस्ट कर रही है, वो पाकिस्तान ने जो T20 आलमी कप के लिए टीम बना, उसके लिए कुछ चेहरे तो होने थे टीम में, एक्सपेक्टेड था ये प्लेयर होंगे टीम में,
लेकिन कुछ सरप्राइजेस भी। ठीक है, टीम में सो कॉल्ड ऑलराउंडर बहुत है। इमाद वसीम है, शादाब है, नवाज है, खुशदिल है। इनमें शादाब अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, इमाद वसीम गेम चेंजर बैटिंग में होते हैं, लेकिन इमाद वसीम बॉलिंग में कमजोर। शादाब की बॉलिंग भी इतनी कामयाब नहीं रही है ऑफ लेट। नवाज बॉलिंग अच्छी करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, लेकिन अगेन लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज, लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम, लेफ्ट आर्म स्पिनर खुशदिल शाह। वेयर इज योर लेग स्पिनर? वेयर इज अ गुड ऑफ स्पिनर इन द टीम? So, where is शोएब मलिक? मैं इसलिए कह रहा हूं मिडिल ऑर्डर को देख लें। बाबर आजम, रिजवान, हफीज। उसके बाद शोएब मकसूद को हमने देखा, ही कैन बी अ बिग हिटर अगर आगे बेचें और कॉन्फिडेंस दिखाएं, लेकिन इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कम, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस नेक्स्ट टू नथिंग, गुड परफॉर्मेंसेस। तो फिर टीम क्या है, पैकेज क्या है टीम? आसिफ अली 40-50 मैच खेल के कुछ नहीं कर पाए, वो टीम में है, फखर जमान बाहर है। लोगों का कहना है कि फखर जमान अगर ओपनर नहीं है तो फायदा क्या है? तो एक तरीका होता है, गेम में एक सिस्टम होता है। बाबर आजम और फखर जमान ओपन करें, रिजवान 3 पे आए, या फखर जमान 3 पे आए, इन 3 को रोटेट करें 1-2-3 में, हफीज 4 पे आ जाए, तो बात बन जाती, तो बात बन सकती है। और अगर 40 साल के हफीज खेल सकते हैं तो शोएब मलिक क्यों नहीं खेल सकते? टीम में स्पिन भी करते हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं, और जहां प्रेशर होगा वो हैंडल कर सकते हैं बैटिंग में, और इवन कैप्टन की मदद कर सकते हैं प्रेशर हैंडल करने में, बात करके उससे। तो बहुत से बॉलर हैं टीम में, फास्ट बॉलरों की भरमार है, उस कंडीशन में कितने चलेंगे? लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की भरमार है, यकसानियत है बॉलिंग में, स्पिन डिपार्टमेंट में, और बैलेंस साइड में लग रहा है ऑन पेपर। मिडिल ऑर्डर में खुशदिल ने तो 9 मैच खेले हैं, 130 रन बनाए हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। शोएब मकसूद भी कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ हर एक का, और शादाब ठीक कर लेते हैं, इमाद वसीम कर सकते हैं, तो लेकिन करेगा कौन? ओनली टॉप 3, यानी अभी तक हफीज, रिजवान और बाबर आजम। तो फिर मुझे लगता है कि टीम का बैलेंस सही नहीं। 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, 1 लेग स्पिनर है, जो ऑफ लेट बॉल टर्न नहीं करवा रहे हैं, हो सकता है फिर इंप्रूव हो जाए। शादाब, कोई बिग टर्नर नहीं है जो आपको गल्फ में चाहिए, और मिडिल ऑर्डर फ्रेजाइल है। फास्ट बॉलिंग में कुछ एक्सपेक्टेड नेम्स हैं टीम में, शाहीन शाह अफरीदी को होना था, वो तो पता है, हसन अली को भी होना था, हसनैन ने ऑफ लेट अच्छी बॉलिंग की, हारिस रऊफ से परसिस्ट कर रहे हैं, बिलीविंग दैट ही हैज दैट कैलिबर टू डिलीवर। तो इसलिए वो टीम में अब जो भी रिसोर्सेज हैं कैप्टन के पास, उसको उनका बेस्ट इस्तेमाल करना है। लेकिन एक चीज तो तय है, कैप्टन का से नहीं रहा है सिलेक्शन में, क्योंकि वो इंसिस्ट कर रहे थे शोएब मलिक टीम में होने चाहिए थे, लेकिन उनको टीम में नहीं रखा गया है। इसका मतलब है कैप्टन हैज नो से। इट आल्सो मींस दैट ही इज नॉट हैप्पी विद द टीम व्हिच ही हैज बीन हैंडेड ओवर। मगर बात तो उन्हीं पे आएगी जब टीम खेलेगी, करना तो उन्हीं को है जो मैदान में करना है। मोहम्मद वसीम और उनके साथियों को तो नहीं करना है जो सेलेक्टर्स हैं। रमीज इफेक्ट कितना है खुदा जाने इस सिलेक्शन में, लेकिन रमीज इफेक्ट दूसरी जगह जरूर नजर आया पाकिस्तान में, जो सबसे बड़ी खबर बन गई, जिसने इस खबर को भी पीछे छोड़ दिया जो कि टीम अनाउंस हुई है। मिसबाह उल हक और वकार यूनिस ने इस्तीफा दे दिया कोचिंग से। एक हेड कोच थे, एक बॉलिंग कोच थे, और ऐसे मौके पे इस्तीफा दे दिया जब वर्ल्ड कप खेलने टीम जा रही है थोड़े दिनों में। इस वक्त न्यूजीलैंड के साथ खेलना है, तो वजह इतनी नहीं होगी कि मैं थक गया हूं, मैं क्वारंटीन में रहता हूं। मे बी रमीज को सिग्नल मिला है और रमीज ने उनको सिग्नल दिया है कि आप खुद ही चले जाएं इससे पहले कि हम एक्शन लें, तो चले गए। अच्छा साइन नहीं है एट दिस पॉइंट। और रजाक और सकलैन को आपने कोच बनाया है, वो भी कुछ समझ से बाहर है। सकलैन ने आज तक कोचिंग की है इंग्लैंड न्यूजीलैंड की स्पिन कोच, रजाक का कुछ ऐसा कुछ पता नहीं है। आकिब जावेद एक फास्ट बॉलिंग के वहां बेहतरीन कोच माने जाते हैं, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। वसीम अकरम कुड नॉट हैव बीन अ कोच बिकॉज जस्टिस कयूम की रिपोर्ट में लिखा है डोंट गिव हिम अ प्लेस अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी इन पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व्ड इन मैच फिक्सिंग। शायद वो याद हो।
या वसीम अकरम खुद भी इंटरेस्टेड ना हो, कमेंट्री वगैरह में कम मेहनत में ज्यादा कमाई होती है, और बाहर बैठ के क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं हर फास्ट बॉलर को। साइंस अच्छे नहीं है उनके लिए। और फिर स्टॉप गैप अरेंजमेंट से बेहतर था एक फुल फ्लेज कोच अनाउंस कर देते, तो वो बहुत बेहतर होता कि वो मैं वर्ल्ड कप में हूं, आगे भी कैरी करूंगा, ये टीम लेके जाऊंगा। अभी ऐसा नहीं हुआ है। और जो हमने वेस्ट इंडीज में देखा, क्रेडिट देना चाहिए वहां पर को, जो फास्ट बॉलर्स ने बॉलिंग की है वहां बहुत कम रन बनाए बैट्समैन ने, उसके बावजूद एक मैच जीता, दूसरा भी ऑलमोस्ट जीत गए थे 160-165 रन पे। अब्बास का कमबैक हुआ, हसन अली का ऑफ लेट कमबैक हुआ, कितनी अच्छी बॉलिंग फिर से कर रहे हैं, शाहीन आफरीदी अलग लाई में नजर आ रहे हैं। फिर गोज टू वकार जहां क्रिटिसाइज करते आए हैं उनको, वो ये भी मान लें कि अच्छा किया उनने इस बार, तो सही बात है, क्रेडिटेबल परफॉर्मेंस दी टीम ने, बॉलर्स ने अच्छा किया। अब आप देख लीजिए, पहले यूनुस खान, अब मिसबा, अब वकार। रीजंस इन दो के अननोन, उनका तो पता है, मिसबिहेवियर ऑफ बोर्ड एंड इंटरनेशनल एंड मैनेजमेंट इंटरनेशनल रिलेशंस। Will Pakistan cricket come out of this stopgap arrangement and patchwork and controversies and whimsical decisions? We never know. It has been their past, it remains their present, and maybe future also. Thank you for joining in on this special report.